बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयद इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे साथ एक कल वाक़या पेश है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और ये वही वाक़या है, ये वही हादसा है, ये वही सानहा है जिसका हम 1-1.5 हफ्ते पहले सिर्फ आपको बता रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, और इकरा मोहतात नहीं रही है। हाँ, मैं क्योंकि थोड़ी सी वैसे भी थोड़ी मसरूफ़ थी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, सलाम दुआ की, बड़ी जनरल सी गुफ्तगू हुई। उसके बाद उसने कहा मैं जी आपको एक ग्रुप में ऐड कर रही हूँ, हमारा है एक, तो मैं उसमें आपको ऐड कर दूँ, परमिशन उसने मेरे से ली। मैंने कहा जी ऐड कर दें। तो उसने कहा कि थोड़ी देर बाद कि यार इकरा वो एक कोड आया तो सेंड कर देना। मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। तो मैंने देखा तो मेरे टेक्स्ट मैसेज में मुझे कोड आया, और मैंने जब वो चेक किया तो उस पर लिखा हुआ था वाज़े कि जो ये कोड है आपकी जो व्हाट्सएप है वो किसी नई डिवाइस पे जो है वो उसका लॉगिन हो रहा है, और ये जो कोड है किसी को सेंड नहीं करना। अच्छा मैं उस टाइम थोड़ी लेकिन हमारी दोस्त किसी तो है नहीं, वो तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, तो हम किसी में तो कंसीडर ही नहीं करते। ये तो पता नहीं मतलब मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं लगी, ये वैसे इसमें कहा है कि कोड सेंड नहीं करना किसी को, लेकिन ये तुम ही देख लेना, लेकिन तुम खुद ही देख लेना। तो उसने कहा कि ओके ना। तो मैंने कहा वैसे ये आया क्यों ऐसे? उसने कहा नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, उसने यही कहा ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ोन देखा नहीं, तो काफ़ी देर गुजरी, मैं कोई रास्ते में जाई थी, घर पहुंची, उसके बाद मैं मसरूफ़ रही, मैंने फ़ोन ही देखा। तो शाम के बाद मैंने जब एक हमारा ग्रुप था, मैंने उसमें देखा सब ने कहा जी सहर को ब्लॉक कर देना। तो मैंने कहा ये क्यों इसको ब्लॉक करने की बातें कर रहे हैं। मैंने उसको कॉल की, उसने मुझे बताया कि जी सुबह से शाम तक अभी मेरा कोई आधा घंटे पहले मेरा जो है ना रिकवर किया मैंने अकाउंट, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो ब्लॉक हो गया था, और मेरे सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं नंबर हैक हो गया था, और उस नंबर से तमाम इनकी जो फ्रेंड्स हैं उनको मैसेजेस गए हैं, उनको कहा गया कि जी ये आपको एक कोड आ रहा है वो वापस भेज दें। अब वो 4-5 जो हैं लड़कियां, इनकी सहेलियां, उन्होंने वो वापस भी किया, और उनका भी आगे से हैक हो गया व्हाट्सएप। अच्छा उसका भी हैक वैसे ऐसे ही हुआ था, उसने कोड सेंड किया तो फ़ौरन हो गया। अच्छा मेरी किस्मत अच्छी थी उस टाइम कि मैंने दोबारा वो मतलब उसको एक तो की सुस्ती काम आ गई, मेरी सुस्ती काम आ गई, तो उसने उनकी थोड़ा एरर, मैंने काफ़ी देर बाद वो कोड सेंड किया था उसको, तो वो उसने कहा कि जी एरर आ गया, दोबारा से ट्राई करते हैं। वो जो दोबारा वाला मैसेज था वो मैंने रात को देखा। अच्छा अब इसमें है क्या कि ये वही गलती है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। इकरा को इस सारे मामले के बारे में पता था कि इस तरीके से जो है ये कार्रवाई डाली जाती है। तरीका वारदात ये होता है कि आपको कोई बहुत करीबी मैसेज कर रहा होता है, और आपको पता ही नहीं होता कि उसका तो नंबर पहले से हैक हो चुका है, तो उसका व्हाट्सएप हैक हो गया हुआ था। और इकरा से गलती इसलिए हुई, इकरा बहुत ज़्यादा कल मसरूफ़ रही, और मसरूफियत की वजह से इकरा ने ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। उस दोस्त पे इतना ज़्यादा यकीन था कि उसको वापस इन्होंने मैसेज कर दिया। और ये दोस्त की जगह आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है कि जिसका मोबाइल नंबर हैक हो गया, व्हाट्सएप हैक हो गया और आपसे कोई चीज़ मांग ली। बिल्कुल ऐसी। और अच्छा हमजा वो सिर्फ इसलिए बचत हुई क्योंकि मैंने थोड़ा लेट उसको रिप्लाई किया, तो वो जो कोड था वो कोड का जो एक होता है, एक सर्टेन टाइम होता है, अगर उसमें फ़ौरन वो पुट कर दिया जाए तो वो फिर आपका हैक हो जाता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा टाइम लग जाए तो फिर वो जो है वो एरर आ जाता है, वो दोबारा से कोड मांगता है। तो उसने जब दोबारा ट्राई का, क्या शुक्र है वो मेरे उस मसरूफ़ से तो मैंने देखा नहीं है, नहीं तो मैं दोबारा भी करती थी। जो भी मामला हो, कभी कोई भी शख्स आपको ये कहे, ये कोई भी के अंदर सब शामिल हैं, कोई भी आपको ये कहे कि कोड आ रहा है वो मुझे भेजें, किसी का कोड आपके अकाउंट पर, आपके नंबर पर नहीं आ सकता है, उसके अपने नंबर पर वो कोड आना चाहिए। आपने जितने भी मसरूफ़ हों, जितने भी ऑक्यूपाइड हो, दिमाग आप ना लगा पा रहे हो, कोड आपने किसी को नहीं भेजना जो कल इकरा ने गलती की। हमसे जैसा ये है ना कि मतलब अगर ग्रुप में ऐड करने के लिए कोई कोड की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे ये उस टाइम मैं उसको भी यही पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसको एक तो ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा था, तो मैंने उसको एज इट इज़ सेंड करके मैंने पूछा दोबारा पूरा, लेकिन ये तो रात में पता लगा, उस बेचारी ने बताया कि जी मेरा तो सारा दिन आज जो है वो। खैर अब हमने बहुत ज़्यादा इस मामले पर ख्याल करना है। आपके साथ इकरा ने जो है अपनी आप बीती शेयर की है, इस तरह की गलती कोताही हमने नहीं करनी, और बारहा हम आपको इस बारे में आगाह भी करते रहते हैं, लेकिन हमसे ही एक गलती
हो गई है, क्योंकि हम जहनी तौर पर इतने जो है ऑक्यूपाइड थे, बिजी थे, और हम अगले बंदे पे भरोसा बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए गलती होगी है। खैर, कोरोना के वार इस वक्त जारी है और मुल्क में गुज़श्ता कई रोज़ से हम देख रहे थे कि केसेस की शरह 6 से 8% तक देखी जा रही थी। आज 6 से कुछ कम आई है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये वजह बताई जा रही है कि कोरोना केसेस अभी तक पाकिस्तान में उसी शरह से तकरीबन अब कुछ कम आई है, आज 6% से कम आई है, तो 5.5% से ज़ायद ही है। तो ये वाली सूरत हाल है और हम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे थे उनके मुताबिक तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का जो अमल है वो तेज़ी से जारी है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो अभी तक हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँचने से बहुत ज़्यादा दूर है और इन हालात में हुकूमत के पास SOPs पर अमल दरामद करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। और अगर बात की जाए महकमा तालीम पंजाब की, तो उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया से कोरोना वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स भी तलब कर लिया। अच्छा, महकमा तालीम की जानिब से स्कूल इंतज़ामिया को मुरासला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि स्कूल इंतज़ामिया 18 साल और उससे ज़ायद उम्र के तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन रिपोर्ट जमा कराए। और दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें तो आवाम को कोरोना वैक्सीन लगवाने के 8 माह बाद बूस्टर डोज लगाने का बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है। अच्छा हमजा, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि आवाम को कोरोना वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है उससे मुतालिक हतमी फैसला फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। सबसे पहले अगर बूस्टर डोज की हम बात करें तो शोबा सेहत की कारकुनान को और उसके बाद बुजुर्ग अफराद को लगाई जाएंगी। बूस्टर डोज के बारे में पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है, पाकिस्तान में भी बातचीत हो रही है और हर्ड इम्यूनिटी के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है। हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे बूस्ट के हवाले से, हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से अब बड़े सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स डॉक्टर ताउर रहमान साहब। डॉक्टर ताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से अब जो नई बहस छिड़ गई है वो ये है कि अगर दौरानिया बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने तक, 70% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए दौरानिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जिनको शुरू में वैक्सीनेट किया गया था शायद उनकी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाएगी, उनको दोबारा से वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी तो इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा अचीव करना। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास जिन लोगों को 6 महीने या 8 महीने बाद जो आपके, तो फिर आपके पास जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कम हो जाती हैं जिस्म के अंदर, तो यकीनन हर्ड इम्यूनिटी मुश्किल हो जाएगी अगर एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म के अंदर नहीं होंगी। इसी वजह से बूस्टर डोज की अब बात हो रही है कि क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि हमें पता सही नहीं है कि आपके कितने दिन बाद, लॉन्ग टर्म ट्रायल्स तो हुए नहीं, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रायल्स की बुनियाद पर इमरजेंसी की यूज़ के ऊपर ये वैक्सीन सारी आई हैं, कितने अरसे तक ये आपके जिस्म में मुदाफ़ियत रहती है और कब आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है, ये सिर्फ वक्त बता रहा है। और जब आप टेस्ट कराते हैं अपना, पता चलता है कि आपने हालांकि वैक्सीन ले रखी है लेकिन 5-6 महीने बाद आपका अंदर एंटीबॉडीज़ कम हो गई हैं, तो फिर आपको यकीनन फिर बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हर्ड इम्यूनिटी में जो आपने कहा वो यकीनन मुश्किलात होंगी। और हर्ड इम्यूनिटी तो पाकिस्तान के लिए अभी दूर की बात है, क्योंकि अभी तो आपके तकरीबन 3-3.5 करोड़ अफराद को पहली डोज लगी है और 1.5 करोड़ अफराद को 2 डोजेज़ लगी हैं, जबकि आपको कोई 15-16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवानी है। तो उसमें अभी 6-8 महीने लग सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त। पिछले आप 1 महीने के अंदर देखें तो तकरीबन 80% बढ़ोतरी हुई है कोविड पेशेंट्स की, तो घट नहीं रहा। ये पूरा का पूरा सिलसिला जो है एक्सप्लोजिव तरीके से बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो। आपने देखा कल न्यूजीलैंड में दोबारा लॉकडाउन हो गया, तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो अदादो शुमार हमारे साथ शेयर किए हैं उसके मुताबिक जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें एक वक्त लग जाएगा, मुद्दत लग जाएगी, 6 से 8 महीने लग सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ते हुए, आप रीज़न बड़ी क्या देख रहे हैं? क्या कैपेसिटी का इशू है हमारे पास, वैक्सीन उस तादाद में मौजूद नहीं है कि लोगों को लगवाई जाए, या फिर लोग लगवा नहीं रहे हैं? दोनों में से ज़्यादा बड़ा इशू क्या लगता है आपको? दोनों इश्यूज एक्चुअली अपनी अपनी जगह पे बहुत अहम हैं। बहुत सारे लोग तो अभी भी बिलीव ही नहीं करते कि कोरोना वायरस नाम की चीज़ है। वो तो हुकूमत ने कहा कि हम आपके टेलीफोन के जो सिम है वो बंद कर देंगे, तो फिर इसकी वजह से भगदड़ मची और बहुत सारे लोग जो है लगवाने की तरफ माइल हुए, वरना तो कोई लगवाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं थे, ख़ासतौर पे देहातों में लोग तैयार ही नहीं थे। और दूसरा ये है कि जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो बहुत महदूद है
और जैसे जैसे वैक्सीन आ रही हैं वैसे वैसे हुकूमत लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ एक तीसरा जो और ज़्यादा ख़तरनाक पहलू है वो ये कि वायरस म्यूटेट करता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक वर्जन सामने आते जा रहे हैं और फिर उसकी वजह से आपकी वैक्सीन की एफिकेसी जो है, उसकी अफादियत जो है वो भी कम होती जा रही है। तो अब ये जो नया वेरिएंट कब आता है और उस वैक्सीन किस हद तक आपको महफूज रखती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद ट्रेंड्स तब्दील होंगे, लोग जो है अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेंगे, SOPs के ऊपर अमल करेंगे, लेकिन जिस तरह से वक्त गुजर रहा है केसेस में हालांकि हम देख रहे हैं इजाफा भी होता जा रहा है, उसके बावजूद SOPs पर अमल दरामद जो हमें वो उसमें अब कमी दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट को इस सूरत हाल में गवर्नमेंट को क्या कोई एक्टिव रोल किस तरह से प्ले करना होगा अपना? गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते आप कि बाजार में कोई आदमी निकले और मास्क नहीं पहना हुआ तो आप पकड़ के जेल में तो नहीं डाल सकते। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? यही है कि आप मीडिया के ज़रिए आप जोर लगाएं, आप इस तरह के जैसे सिम पे पाबंदी है, वैक्सीन की तरफ ज़बरदस्ती लोगों को माइल करें ताकि उनके अंदर, लेकिन ट्रांसमिशन फिर भी होगी। वैक्सीन लगने के बाद आपको कोविड हो भी सकता है और दूसरे लोगों को फैला भी सकते हैं। और ये तो पाकिस्तान की आप बात कर रही हैं, आप अमेरिका और यूरोप में देखें जहाँ जो तालीम याफ्ता है, बहुत ज़्यादा तालीम है वहाँ पर, लेकिन फिर भी आप देखें कि वहाँ एक्सप्लोजिव ग्रोथ हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पाए हैं सब चीज़ों के बावजूद। अब तो बच्चों को भी अटैक करने लगा है ये, क्योंकि बच्चों को तो वैक्सीन लगती नहीं है, वो तो टोटली अनप्रोटेक्टेड है। यही वजह है कि यहाँ पे हमें स्कूल भी बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो जैसे जैसे ये फैलेगा इसके अलावा कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप लॉकडाउन करें, SOPs पे जिस हद तक कर सकते हैं एनफोर्समेंट करें, लेकिन वो एक लिमिटेड तरीके से कर सकते हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्या पाकिस्तान को भी जब पूरी दुनिया बूस्टर डोज का फैसला कर रही है कि हमने लगानी है या नहीं लगानी है, पाकिस्तान को भी ये फैसला जल्दी नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि हमने सबसे पहले जब 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगानी शुरू की थी, तो अब हम देखें तो हमें क्या उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि हमें उनको बूस्टर डोज लगा देनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर वैक्सीन मौजूद हैं, अभी तो सवाल यही है कि आपको पहली डोज और दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन की सप्लाई नहीं है, बूस्टर डोज तो बाद की बात आती है। तो अगर वैक्सीन मौजूद है तो यकीनन आपको फिर बूस्टर डोज की तरफ जाना चाहिए, ख़ास तौर पे जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जिसका आपने जिक्र किया, जो 60-65 साल से बड़ी उम्र के हैं, अगर वैक्सीन मौजूद है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपका जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आप पहली और दूसरी डोजेस जो हैं, जो पॉपुलेशन जो एक्सपोज हैं, उनको लगाएं ताकि आपके पास हॉस्पिटल से प्रेशर जो है वो कम से कम हो। लेकिन महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर यकीनन आपको बूस्टर डोज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पूरा होगा, 6 महीने, 8 महीने का आपके पहली डोज लगने के बाद तो आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी, आपको इसकी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आखिर में ये कहता जाऊँ कि एक बहुत बड़ा ख़तरा जो इस वक्त मंडला रहा है वो ये है कि ये उसी फैमिली का है, ये कोरोना वायरस जिस फैमिली का सार्स और मर्स थे, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो उसमें जो अमवात थी वो 8 से 10% थी, इसमें 1 से 2% हैं। खुदा ना खास्ता ये म्यूटेट कर और इसमें अमवात की शरह वो हो जाती है जो मर्स और सार्स में थी, तो फिर क़यामत की समा हो जाएगी। और ये क्योंकि म्यूटेट करता जा रहा है तो इस वजह से हम बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में हैं कि ये ऐसी कोई म्यूटेशन ना आ जाए कि उसमें अमवात की शरह भी तेज़ी से बढ़ जाए, तो बहुत ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर मामले को। अल्लाह खैरियत रखे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, और डॉक्टर साहब ने जो निशानदेही की है वो बड़ी अहम भी है हम सब के लिए, और हम इस पे तो बहस शायद नहीं कर सकेंगे। हम लोगों के पास तो शायद आम पाकिस्तानी के पास, आम शख्स के पास, हम लोगों के पास उतना नॉलेज ही नहीं होगा कि म्यूटेशन को अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे, ये कितने वेरिएंट्स आ सकते हैं, क्या हो सकता है, फिर वैक्सीन की एफिकेसी क्या रहेगी। लेकिन हम ये ज़रूर समझ सकते हैं, बआसानी समझ सकते हैं कि पहले खुद को वैक्सीनेट करवाएं, दूसरा आपने SOPs का ख्याल ज़रूर रखना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखनी है, ये समझना कम अज़ कम मुश्किल नहीं। और दूसरा ये कि जिस तरह से लोग बहुत सारे ये वैक्सीनेट होने के बाद इतने केयर फ्री हो रहे हैं, और एकदम हम तो वैक्सीनेटेड हैं जी, हाथ में मिला लो, गले में मिल लो, इस किस्म की जो सूरत हाल है उससे आप लोग प्लीज़ बाहर आएँ और अपने आप को, अगर आपने वैक्सीनेट कराए उसके बावजूद आप लोगों को मास्क लगाएं और अपने दूसरे जो है SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेटेड लोगों में दोबारा से कोविड जो है वो फैल रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन वैक्सीन आपने खुद को
फौरी लगवानी है अगर अभी तक आपने नहीं लगवाई, और जिन्होंने पहली डोज लगवाई है वक्त निकालें दूसरी डोज के लिए भी। कोरोना के बढ़ते केसेस की हम बात कर रहे हैं तो सूरत हाल अब मजीद ख़राब होने का अंदेशा है, इसलिए सिंध हुकूमत ने सूबे में स्कूलों को मजीद एक हफ्ता बंद रखने का ऐलान किया और सूबाई हुकाम ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में असातिज़ा, स्टाफ और वालिदैन वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा, इसके साथ स्कूल टीचर्स और बच्चों के वालिदैन को भी अपना वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा। और इससे कबल अगर बात करें महकमा सेहत सिंध की तो कोरोना केसेस में इजाफे का अलर्ट उन्होंने जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हालिया दिनों में SOPs पर अमल ना होने से कोरोना फैलाव का अब खदशा है और सिंध हुकूमत ने स्कूलों को पीर यानी कि 23 अगस्त से खोलने का फैसला किया था। वज़ीर आला सिंध के नए ऐलान के बाद स्कूल 30 अगस्त से खोले जाएंगे। वज़ीर आला ने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। एक हफ्ता और स्कूल्स नहीं थे, हम चाह रहे हैं कि इस एक हफ्ते में स्कूल टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स जो स्कूल भेजेंगे वो वैक्सीनेशंस कराएं। इंशाअल्लाह ताला 100% वैक्सीनेशन, यानी स्कूल का स्टाफ, टीचर्स और बाकी स्टाफ और बच्चे। अगर मैं अपना बच्चा भेजना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये एक रिजीम फॉलो करके एक हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम स्कूल खोलेंगे। वज़ीर आला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी हवाले से हम बात करेंगे ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के मरकजी चेयरमैन तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तारिक शाह साहब, वज़ीर आला सिंध का जो मौक़िफ़ है इस पर आप लोगों का क्या रद्द अमल है? जी बहुत शुक्रिया देखिए प्रोग्राम में ऑन बोर्ड लेने के लिए। देखिए एक तो बात यह है कि अब हम तवील अरसे से जो है वो सिंध के अंदर बिलखुसूस जो है वो बच्चों का और तालीम का लॉकडाउन जारी है। हमने बारहा कहा कि हम तमाम SOP फॉलो करके दिखा चुके हैं। हमें कहा गया कि आप असातिज़ा की वैक्सीनेशन करवा लें तो हम आपकी स्कूल्स को रीओपन कर देंगे और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें। तो हमने तमाम असातिज़ा को भी वैक्सीनेट करवा दिया। अब स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग लास्ट 9 मुहर्रम को अभी हुई थी। उसके अंदर न सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट बल्कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल था और उसमें डॉक्टर अजरा पेचू भी मौजूद थी, खुद मिनिस्टर एजुकेशन भी मौजूद थे। वहाँ पर ये तय किया गया और 100% कोरम ने ये तय किया कि तमाम तालीमी इदारों को खुल जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और इसके अंदर पूरे ये डिसीजन पास हो चुके थे। बल्कि फ्राइडे को जो है वो एक मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई थी कि किस तरह स्कूल्स की मॉनिटरिंग और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मॉनिटरिंग की जाएगी, क्या SOPs होंगे। तो इस चीज़ों के दौरान अचानक जो है एक दिन के अंदर जो है वो फैसला तब्दील कर दिया जाता है और केसेस कह दिया जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर केसेस बढ़ गए हैं तो बाकी शोबों को भी बंद कर देना चाहिए था। सिर्फ तालीमी इदारों में ही केसेस बढ़ते हुए क्यों नज़र आते हैं, या फिर क्या सिर्फ तालीमी इदारे केसेस बढ़ने का अगर सबब है तो पिछले दिनों तो वैसे ही स्कूल बंद थे तो केसेस कैसे बढ़ गए। और अगर खुदा ना खास्ता इन मजालिस या किसी जुलूसों की वजह से भी केसेस बढ़ने थे तो उसका इम्पैक्ट एक हफ्ते बाद आता। अभी तो 1-2 दिन के अंदर तो वैसे भी केसेस सामने नहीं आते उसके, तो अभी कम से कम जो है वो स्कूल खोल देते और जो है वो अगर खुदा ना खास्ता केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते तो ये मुकम्मल लॉकडाउन लगाते जैसे पिछले हफ्ते लगाया था। यही सही तरीका है, लेकिन सिर्फ तालीम को बंद कर देना और बच्चे वैसे ही बहुत ज्यादा तालीम का नुकसान हो गया, महरूम हो गए। तो अब अगर दोबारा से हम रखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा तो सिर्फ सिंध में नहीं पढ़ा। बिल्कुल ठीक है तारिक शाह साहब, एक और अहम मामला है। जिला सिंध कह रहे थे कि अब जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो कम से कम पेरेंट्स का जो सर्टिफिकेट है वो बड़ा लाजमी हो जाएगा वैक्सीनेशन का। तो स्कूल इंतज़ामिया के लिए क्या ये काम आसान होगा कि पेरेंट्स को कहा जाए कि आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाएं? जी बिल्कुल, देखें आपने सही सवाल किया। इसमें बात यह है कि ये जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है, हुकूमत पाकिस्तान की है कि तमाम टोटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवाएं। अगर ये जिम्मेदारी भी हमें दे दी जाएगी कि आप वैक्सीनेशन कार्ड जमा करें तो आप ये बताएं कि क्या हम सिर्फ यही काम के लिए रह गए? हम ये तो चाहिए था हुकूमत सिंध को कि वो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहे कि तमाम तालीमी इदारों के अंदर जाए और जाकर माँ बाप के वैक्सीनेशन कार्ड खुद चेक करें जब वो बच्चों को लेने आते हैं, और अगर कोई माँ बाप वैक्सीनेटेड नहीं है तो वहीं देन एंड देर उनकी वैक्सीन लगाएं। ये तो तरीका समझ में आता है, लेकिन अगर आप हमें कहें कि हम कलेक्ट करें तो इस काम को करने में बहुत अरसा गुजर जाएगा। अगर एक स्कूल के अंदर अगर मिनिमम 500 बच्चा भी पढ़ता है तो आप समझ लें 1000 वैक्सीनेशन कार्ड हमें जमा करने, तो इसको जमा करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो ये तो बताएं कि अगर किसी मॉल में, किसी शादी हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, तो ये बात आपके साथ डिस्कस नहीं की गई थी? ये पहले तय नहीं किया गया था कि ये वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट्स होंगे पेरेंट्स के ये आप लोगों ने इकट्ठे करना होंगे? इस तरह की कोई बात हुई थी मीटिंग में?
नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। सिर्फ एक तरह की बात ये हुई थी कि वैक्सीनेशन के लिए पेरेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा, और आप अपने स्कूल के तवज्जुह से जो है वो पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि आप जाएं वैक्सीनेशन करवाएं। ये काम तो हम कर सकते थे, लेकिन कलेक्शन की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, और किसी और शोबे में नहीं हो रहा, सिर्फ तालीम के अंदर ही यही रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। ठीक है। अच्छा तारिक शाह साहब, जिस तरह से सिंध की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर केसेस रिपोर्ट क्योंकि हो रहे हैं, इस वजह से सिंध गवर्नमेंट ने इस तरह के सख्त फैसले लिए हैं। 23 से उन्होंने अब 30 किया है। अगर 30 को भी नहीं खोलते स्कूल्स, तो आप लोगों का अगला लाएहामल क्या होगा? देखिए, लाएहामल तो हमने कल ऐलान कर दिया था उसका कि हम तालीम बचाओ तहरीक का आगाज कर रहे हैं, और मंडे से ही हमारे जो डिफरेंट सिंध के शहर हैं, हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, और असातिज़ा पहले फेज़ में जो है वो रोड्स पर आएंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और उनके साथ साथ अब हमें जो है वो पेरेंट एसोसिएशन ने भी रब्ता किया है, और वो भी हमारे साथ इसमें ज्वाइन करने जा रहे हैं इस तहरीक को, क्योंकि अब मेरे ख्याल से क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक ही हल नज़र आता है कि अगर जब तक आप रोड पर नहीं निकलते, आपके मुतालबात नहीं माने जाते, और हम इतने अरसे से बड़े खामोश रहे, तहम्मुल से रहे कि हमें जो है वो हमारी बात को सुना जाए, लेकिन अब हम मजबूर हो गए कि अब हमें भी रोड पर आना पड़ेगा और अपने मुजाहरे करने हों। ठीक है तारिक शाह साहब, आपने पेरेंट एसोसिएशन का जिक्र किया है, उनका मौक़िफ़ क्या है ये भी ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वो आप लोगों के साथ बैठते हैं तो वो किन चीज़ों को इंश्योर कर रहे होते हैं? ख़ास तौर पर उनका पहला कंसर्न तो ये होता होगा कि स्कूलों के अंदर इंतज़ामात वैसे हैं या नहीं हैं जो कि गाइडलाइंस आ रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से भी और WHO की जानिब से भी। दूसरा, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि तमाम असातिज़ा को वैक्सीनेट कर दिया गया? देखिए, अभी तक जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी कोट की है, वो है 92% जो है असातिज़ा वैक्सीनेट हो चुके हैं, और ये सिर्फ जो 8% आपको नज़र आ रहा है, ये भी बहुत जल्द जो है इसके वैक्सीनेशन कार्ड जमा हो जाएंगे। सिर्फ कलेक्शन का जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है उसमें डिले हो रही है, वरना तो ये मेरे हिसाब से तो मेजॉरिटी जो है वो असातिज़ा वैक्सीनेट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल, ज़िमनी क्वेश्चन ले लीजिएगा कि ये फुली वैक्सीनेटेड है या पार्शियली वैक्सीनेटेड है? एक वैक्सीन लगवाए हुए असातिज़ा या दो? फुली। ये फुली वैक्सीनेटेड असातिज़ा है, 8% पार्शियली वैक्सीनेटेड है, उनका भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेरेंट की आपने बात की, देखिए पेरेंट एसोसिएशन जो है वो हमारे साथ अब ऑन बोर्ड आ रही हैं, हमें कल से रब्ता किया जा रहा है, और उनका मौक़िफ़ एक ही है कि स्कूल भी तमाम SOPs पे अमल दरामद करा रहे हैं किसी और शोबे के अगर कंपैरेटिवली, तो हम स्कूलों को सेफ एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं। सेकेंडली, उन्होंने ये भी कहा कि तालीम का बहुत लॉस हो चुका है, उनके बच्चों का बहुत लॉस हो चुका है, और ऑनलाइन एजुकेशन एक टेम्परेरी सोल्यूशन जरूर था, परमानेंट नहीं है, और इस कोविड के अंदर हमें बच्चों को पढ़ाना भी है और सेफ। बिल्कुल ठीक है तारिक शाह साहब, आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, जो कंसर्न्स हैं वो आपने सुने हैं, और जो ये शर्त है सिंध हुकूमत की जानिब से कि स्कूल इंतज़ामिया जो पेरेंट्स के सर्टिफिकेट हैं उनको भी इकट्ठा कर रही होगी, ये कुछ मतलब कि इतना आसान मामला नहीं होगा स्कूल इंतज़ामिया के लिए कि वो किस किस चीज़ को देखें कि पहले ही तालीम का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। और दूसरा जो इसमें ज़्यादा परेशान कुन बात है इकरा, वो ये है कि आपस में बातचीत नहीं हो रही है, कि जो वो कह रहे हैं मीटिंग में बात होती है वैसे फैसले सामने नहीं आ रहे होते हैं, वो फैसले सामने आते नहीं। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों साइड्स की जो चीज़ें वो बेहतर हों, और जो बच्चों की तालीम का जो खर्च है वो ना हो। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।